एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस रिविजन लेक्चर सीरीज फॉर उत्तराखंड एपीओ देख लिया होगा। और मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो बस अभी कुछ ही मिनट्स हुए थे, आई थिंक जस्ट 4 और 5 मिनट्स हुए थे। तो उसमें कुछ बच्चों के कमेंट्स आए। आई थॉट पहले मैं इनका जल्दी से जवाब दे देती हूँ, उसके बाद हम आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बट बिफोर आंसरिंग टू दीज कमेंट्स, मैं आपको एक चीज़ गाइस मेंशन करना चाहूँगी कि अभी जो मैंने पहला लेक्चर रिकॉर्ड किया था उसमें एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आई थिंक इट वाज 65 एंड 66। तो 65 में आंसर बी होगा, दैट इज़ कैन नॉट वाला ऑप्शन उसमें सही है, जो मेरे मुंह से गलती से निकल गया कैन। उसके अलावा सेक्शन 66 में एक केस था जो मैं आप लोगों को बोल रही थी कि आप लोग अपने एंड पे उसको सर्च करिएगा, अगर आंसर मिलता है तो मुझे बताइएगा। दैट इज़ इन द रिट पिटिशन ऑफ कांस्टेबल CP मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड में द फैक्ट एंड इशू इज़ रिलेटेड टू, तो यहाँ पे आंसर था प्रमोशन। वैसे बहुत कम चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आए, क्योंकि आई थिंक ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वैसे मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। तो ये इस क्वेश्चन से हमें बस ये समझ में आता है कि रिसेंट जो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केसेस डिसाइड किए होंगे उन पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। तो ये कुछ मुझे आपको बतानी थी चीज़ें। उसके अलावा MIG ये कहते हैं कि APO एग्ज़ाम के लिए एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होता है क्या? तो ऐसी कोई भी ज़रूरत तो अभी नहीं है फ़िलहाल APO एग्ज़ाम के लिए। बस आप लॉ ग्रेजुएट हो MIG, तो उसके अलावा कोई सच रिक्वायरमेंट नहीं है, आप APO का एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैम आपकी क्लास बता दीजिए, आप कितने टाइम से होती है प्लीज़। प्रीति मौर्य जी, मेरी क्लास का कोई टाइमिंग नहीं है, क्योंकि मैं रेगुलरली चैनल पे नहीं पढ़ा रही हूँ। मैंने ओकेजनली ही पढ़ाया है। तो मैंने जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पूरा लेक्चर लिया था, CRPC का लिया था, एक दो IPC का लिया था। तो क्लास का कोई एज सच टाइमिंग नहीं है, लेकिन जैसे अभी 1 हफ्ते 10 दिन मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यूसली बनी रहूँगी, बिकॉज इट्स हाई टाइम। इस समय हमको रिवाइज करना है उत्तराखंड APO से रिलेटेड पूरा जो लॉ का पार्ट है। तो इस 10 दिन आपका और हमारा साथ बना रहेगा। यस मैम, मुझे पढ़ना है। दिव्या मौर्य, क्या पढ़ना है? अच्छा, उत्तराखंड APO पुलिस एक्ट। ठीक है दिव्या जी, पर मैंने अपनी कंडीशन रखी थी कि कम से कम 30-35 बच्चे हो जाएं, ताकि मेरा भी मन लगे पढ़ाने में। अगर इतने बच्चे हो जाते हैं, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टीच द पुलिस एक्ट। नाइस मैम, ऐश्वनी मौर्य, थैंक यू। मैम प्लीज़ हिंदी में भी बताइएगा प्लीज़। प्रीति मौर्य जी, प्रीति जी मैं दोनों लैंग्वेजेस में बोल रही हूँ, ज़्यादा हिंदी बोलूँगी और कम इंग्लिश रहेगी, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 72 है, ठीक है। सो हु शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ पुलिस इस्टेब्लिशमेंट कमेटी। ठीक है, इसमें मैंने आपको बोला था कि आपको 2 सेक्शंस याद रखने हैं, सेक्शन 30 एंड 38, ठीक है। सेक्शन 30 में आपको क्या याद रखना है? होम मिनिस्टर। सेक्शन 38 में आपको याद रखना है DGP, राइट। सेक्शन 30 में होम मिनिस्टर चेयरमैन है, किस चीज़ की बात करता है? स्टेट पुलिस बोर्ड, स्टेट पुलिस की बोर्ड सेक्शन की बात सेक्शन 30 कर रहा है। एंड पुलिस इस्टेब्लिशमेंट कमेटी की बात करता है सेक्शन 38, जिसके चेयरपर्सन होंगे, चेयरमैन होंगे, जो भी आपका हो, DGP, ठीक है। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। लेट मी क्रॉस चेक इट, यस, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हु इज ऑथराइज्ड टू डायरेक्ट द पुलिस फोर्स एंड आर्म्ड यूनिट्स इन रेवेन्यू पुलिस एरिया। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे ही रेवेन्यू पुलिस एरिया टर्म यूज़ होता है, आपको क्या याद रखना है? आई थिंक इट्स सेक्शन नंबर 36। तो मैं एक बार बस क्रॉस चेक कर लूँ, ताकि कुछ भी हम गलत ना बता दें आप लोगों को, है ना। इम्पॉर्टेंट यही है कि जो भी बताया जाए वो सही बताया जाए। कहाँ गया? रेवेन्यू पुलिस एरिया सेक्शन, इट इज़ सेक्शन 14 और 36, हम 4 सेक्शन पीछे चले गए। सो सेक्शन 40 में रेवेन्यू पुलिस एरिया की बात करता है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस से कौन डायरेक्ट कर सकता है? तो इसका जो आपके बेयर एक्ट में आंसर दिया है, दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थ्रू सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। लेकिन इसमें आपका आंसर ऐसा कुछ है नहीं, बट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, तो आप टिक लगाएंगे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। उसके बाद देखते हैं
Section 74. Which one of the following sections of UK Police Act permits the police officer to take charge of unclaimed movable property? देखो बच्चों, क्या करना है आपको, मैं आपको 5 सेक्शन का सेट बताऊंगी जो आपको बाय हार्ट करना है अभी के अभी। 5 क्यों, 6 सेक्शन है, लिखो फटाफट। 42, 44, 46, 47 एंड 49। ठीक है, 42, 44, 46, 46 अभी आपने देख लिया। अगर अनक्लेम्ड मूवेबल प्रॉपर्टी है वो कवर होता है 46 में। 42 बात करता है, जस्ट ऑपोजिट कर लो 42 को, 24 आवर्स, ये लिख लो आप। 44 बात कर रहा है, इसमें एक 43 भी होगा। 44 बात करता है आप विथड्रॉ नहीं करेंगे अपनी ड्यूटी से। कौन विथड्रॉ नहीं करेगा? पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी से विथड्रॉ नहीं कर सकता। 43 क्या बात करता है कि पुलिस ऑफिसर को परमिशन नहीं है कि वो किसी दूसरे एम्प्लॉयमेंट में खुद को एंगेज करे वाइल ही इज़ द पुलिस ऑफिसर। नाउ 47 क्या बात करता है? 49 में पहले बता देती हूँ। यूनिफॉर्म, इंसिग्निया, अकूटरमेंट्स, इनकी बात करता है, यानी कि जो बच्चे हिंदी मीडियम है वो भी समझ सकते हैं कि यूनिफॉर्म पुलिस ऑफिसर कैसे पहने के, जो वो बैज लगाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में 49 बताता है। एंड यस, 47 डायरी की बात करता है, जो पुलिस अपने पास डायरी रखती है उनकी बात सेक्शन 47 करता है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 सेक्शंस में से आपको एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर मिलने वाला है। तो 14 में से 15 में से एक क्वेश्चन हो गया, 14 क्वेश्चन ही बचे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 42 को अपोजिट करेंगे 24 आवर्स। जब आप सेक्शन 42 पढ़ोगे, एक्सक्यूज मी, तो वो यही समझाता है कि पुलिस ऑफिसर 24 आवर्स अपनी ड्यूटी पे रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें थोड़ा मेमोनिक्स या थोड़ा सा ट्रिक बना के इसको याद कर लेना चाहिए। एंड 44 इज विड्रॉल, 46 इज अनक्लेम्ड, 47 इज अ डायरी, 49 इज यूनिफॉर्म और 43 में एंगेजमेंट। हो गया आपका। नाउ लेट्स मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द चैप्टर ऑफ उत्तराखंड पुलिस एक्ट इज रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी से जो चैप्टर रिलेटेड, दैट इज चैप्टर नंबर 8। आपको क्या करना है, 11 चैप्टर्स हैं, 88 सेक्शंस हैं। सारे चैप्टर्स के नेम आपको बाय हार्ट होने चाहिए, क्योंकि अगर इसमें से क्वेश्चन आता है और गलत कर देते हो तो आप समझ लेना आपने ऐसा क्वेश्चन गलत किया है जो बाकी सभी बच्चों के सही हुए होंगे, तो आप पीछे हो जाएंगे, है ना। इसलिए ये गलती नहीं करनी है। और चैप्टर का नाम विद नंबर एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर, ये आपको याद रखना है। ओके, बीच में एक क्वेश्चन छूट गया था, हु इज एम्पावर्ड टू फ्रेम रूल्स फॉर विटनेस प्रोटेक्शन? देखो जहाँ पे भी विटनेस प्रोटेक्शन टर्म आएगा ना, ऑलवेज रिमेंबर सेक्शन 44, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, आई एम नॉट रॉन्ग। जब भी आप पढ़िए सेक्शन 44, उसके साथ पढ़ लीजिए सेक्शन 154 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। आप देखेंगे कुछ सिमिलैरिटी मिलेगी और दोनों सेक्शन आपको याद हो जाएंगे। यहाँ पे रूल्स बनाता है स्टेट गवर्नमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विटनेसेस। ये चीज़ याद रखेंगे हम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पुलिस पर्सनल मीन्स सच पुलिस ऑफिसर्स हुज अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज। पहले तो पुलिस पर्सनल कहाँ पे डिफाइंड है? सेक्शन 2Q डेफिनेशन क्लॉज में कुछ डेफिनेशन है विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें से लास्ट का जो 3 डेफिनेशन है जिनके बारे में अभी मैंने फर्स्ट पार्ट ही में ही आपको बताया था, ZA, ZB एंड ZC, बिल्कुल भूलना नहीं है। क्या था? TVW, ये कुछ टेररिस्ट एरिया से रिलेटेड है, ये विक्टिम की बात करता है और ये विटनेस की बात करता है। ये हो गया आपका डेफिनेशन क्लॉज के 3 डेफिनेशंस। उसके अलावा 2Q ध्यान रखिएगा, 2Q पुलिस पर्सनल्स की बात करता है। तो पुलिस पर्सनल को कौन अपॉइंट करता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और एनी ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सर्वे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड लास्ट वन इज स्टेट गवर्नमेंट। तो इसको कौन अपॉइंट करता है मैं एक बार देख लेती हूँ। वैसे आई थिंक द राइट आंसर इज B। ठीक है, हाँ। तो इसमें देखो पुलिस पर्सनल में इन्होंने पूरे ऑप्शंस नहीं दिए हैं। क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट इनको अपॉइंट कर सकती है, या फिर DGP अपॉइंट कर सकते हैं, या DGP से सबॉर्डिनेट कोई ऑफिसर है तो वो पुलिस पर्सनल को अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a person may be appointed as an independent member of the state police board for a term of, इसका राइट आंसर है 2। देखो कुछ सेक्शंस हैं जैसे कि हमारे बाकी एक्ट्स में भी होते हैं जो टर्म बेस्ड है, कितने साल के लिए होंगे, तो ये आपको थोड़ा सा एक चार्ट अपने लिए बनाना पड़ेगा। इनफैक्ट आप DGP भी देखोगे ना, सेक्शन 20 में DGP के बारे में बताया गया है।
तो इनका भी जो मिनिमम टेन्योर है दैट इज़ 2 years। इस तरह से जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं इनका भी जो मिनिमम टेन्योर है दैट इज़ 2 years। ये आपको याद रखना है, राइट? ओके। अच्छा, एक काम करना है आपको सेक्शन नंबर 33, सेक्शन नंबर 29 और सेक्शन नंबर 30, ये 3 सेक्शन आपको साथ में पढ़ लेने हैं। जब आप ये इंडिपेंडेंट मेंबर वाला क्वेश्चन करोगे ना तो उसके बाद आप 33, 29, 30 इनको एक बार पढ़ लेना। मैं बता देती हूँ इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें डेफिनेशन दी है ऑफ स्टेट पुलिस बोर्ड, इसमें कॉम्पोजिशन दिया हुआ है, और सेक्शन 3 ये वही क्वेश्चन है जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट मेंबर की का कितना टेन्योर होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग में इस्टेब्लिश ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब भी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट की बात आएगी सेक्शन नंबर 16 आपको पढ़ लेना है, ठीक है? और इनको इस्टेब्लिश कौन कर सकते हैं? इनको इस्टेब्लिश करती है स्टेट गवर्नमेंट, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट पुलिस कंप्लेंट्स कमेटी शैल फॉरवर्ड द कंप्लेंट्स ऑफ मिसकंडक्ट रिसीव्ड बाय टू द डीजीपी को फॉरवर्ड करेगी। जो मिसकंडक्ट की कंप्लेंट उनको आती है वो डीजीपी को फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पे ख़त्म होता है आपका पुलिस एक्ट के सारे वो क्वेश्चंस जो आपके एक्चुअल उत्तराखंड एपीओ एग्जाम में पूछे गए थे। अब हम मूव करते हैं टू द क्वेश्चंस ऑफ सीआरपीसी। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में भी इस्टेब्लिश बाय द, क्या कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 25A। जब बच्चों हम लोग सेक्शन 25A पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ पढ़ लेंगे सेक्शन 24, 25 एंड 25A। 24 पीपी की बात करता है, 25A पीपी की बात करता है, एंड 25A डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की बात करता है। कौन इस्टेब्लिश करता है? स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल रिपोर्ट द केस ऑफ ऑल पर्सन्स अरेस्टेड विदाउट वारंट टू चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है? वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव। अब लास्ट के देख लेते हैं। मैंने आपसे 15 मिनट्स का ही टाइम मांगा है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। मेरे पास सिर्फ 4 मिनट है, 4 मिनट में हम ये लास्ट के बाकी क्वेश्चंस कर लेते हैं। अ वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड, कौन सा सेक्शन है? कौन बताएगा? सेक्शन 77। वारंट ऑफ अरेस्ट कहाँ एग्जीक्यूट किया जा सकता है? एट एनी प्लेस इन इंडिया, भारत में कहीं पर भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर, कौन सा सेक्शन है? इसको कौन ऑर्डर करेगा? इसको ऑर्डर करेंगे आपके एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स, ठीक है? सेक्शन नंबर 84। मैं एक बार बस चेक कर लेती हूँ, इसको एग्जीक्यूट करते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स, ठीक है? ठीक है, राइट। देखो, जब 110 पढ़ोगे ना तो 110 को पढ़ के नहीं छोड़ देना है। 106, 7, 8, 9, 10 ये सारे सेक्शन आपको साथ में पढ़ने हैं। अगर आप लोगों में से कोई मेरे वीडियोस रेगुलर फॉलो करता आया है तो मैंने जब सीआरपीसी पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको ये चार्ट बना के बताया था कि सेक्शन 106 से लेके 110 को कैसे आपको याद रखना है। इसमें 2-4 चीज़ें थी, कौन सा ऑफिसर, कौन सा मैजिस्ट्रेट ऑथराइज है इसमें ऑर्डर पास करने के लिए, कितने साल तक की इम्प्रिजनमेंट देगा। एक ही में 3 साल था, बाकी तीनों में 1 ईयर था। तो अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप मेरा पिछला वीडियो ज़रूर जाके एक बार देखिए, उसमें आपको मिलेगा। ये चार्ट आपके पास प्रिपेयर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्प्रिजनमेंट फॉर फेलियर टू गिव सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस। देखो, इम्प्रिजनमेंट में भी क्वेश्चन आ गया ना कि अगर आप फेल कर जाते हैं सिक्योरिटी देने के लिए तो आपको इम्प्रिजनमेंट होगा, विच शैल बी रिगरस, सिंपल, ईदर रिगरस और सिंपल या नन ऑफ द अबव, ठीक है? तो इसका आंसर होगा सिंपल। आप देखो, इसके लिए आपको एक सेक्शन देखना पड़ेगा, सेक्शन 122 का 7 एंड 8। इसमें बताया गया है कि 122(7) में तो बोलते हैं कि आपको सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, ठीक है? बट व्हेन इट कम्स टू 122(7) का सब सेक्शन 8, तो इसमें इन्होंने 2 तरह की पनिशमेंट दे रखी है, इम्प्रिजनमेंट बताया है, एक सिंपल भी और रिगरस भी, और एक में सिर्फ सिंपल। सिंपल वाला केस कौन था, कौन सा था? चलो बता देती हूँ। जब 108 सेक्शन की बात आएगी तब आपको सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा, और जब आपको आपका सेक्शन 109 और 110 की बात आएगी तो सिंपल या फिर रिगरस दोनों इम्प्रिजनमेंट हो सकते हैं। तो आपका होमवर्क क्या है? 122(7), 8 देखना है, 106 से लेके 110 तक बस वो चार्ट आपको बना लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस प्रोसिक्यूशन विटनेस में बी प्रोसिक्यूटेड फॉर परजरी। परजरी के लिए जसिका लाल का केस था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वॉज हेल्ड दैट हाई कोर्ट कैनॉट डायरेक्टली एंटरटेन बेल एप्लीकेशन ऑफ पोटा
टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वाला जो एक्ट है, अक्यूज विदाउट द रिफ्यूजल बाय स्पेशल कोर्ट। यहाँ का जो राइट आंसर है दैट इज स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस संतोष कुमार। ठीक है, नेक्स्ट इज in which of the following case it was held that provisions of section 164 of CRPC is to be strictly applied with Naveen Chandra versus state of Uttaranchal। नेक्स्ट इज राइट ऑफ एन अरेस्टेड इंडिजेंट पर्सन टू फ्री लीगल एड। देखो फ्री लीगल एड जहाँ पे भी आए, खत्री का केस याद रखना है। कौन सा केस? खत्री का केस। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट, कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस सेक्शन 133, ये कौन पास कर सकता है? ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर SDM, दोनों पास कर सकते हैं। ठीक है, या दोनों, या तो ये, या तो SDM, या तो DM, या दोनों लोग पास कर सकते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ CRPC एन ऑर्डर फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन में ये मत समझिएगा कि सिर्फ क्रिमिनल लॉ में, सिविल लॉ में ही इंजंक्शन होता है, SRA और CPC में, CRPC में भी इंजंक्शन होता है। सेक्शन कौन सा है? 142। तो ये हुए आज आपके 15 मिनट, थोड़े से एक्सीड हो गए 1-2 मिनट। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बहुत जल्द मिलती हूँ। आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और पुलिस एक्ट की क्लास करनी है कि नहीं वो बताइए। डाउट्स क्लियर करके मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेक्चर। कीप रिवाइजिंग, वीडियो देख के शॉर्ट नोट्स बना लो एंड कीप रिवाइजिंग, दैट्स इट। थैंक यू सो मच।